अवैसी साहब बहुत बड़े लीडर है, बैरिस्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि अवैसी साहब का हिसाब का कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है। बैरिस्टर साहब को इस तरह का कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था। आप आज अगर एहतसाम आपसे टिकट नहीं मांगता है, आपको अपना ही पार्टी का किसी मासूम को देते, बहुत दिन से आपके साथ रहा है। नहीं दिए, लोहागरा तौसीफ साहब को दे देते। नहीं दिए, एक इंजीनियर साहब कोई टिकट ओसी साहब कर रहे थे तो उसी को दे देते। उस सबको भी नहीं देते तो प्रोफेसर मसवीर साहब पिछले बार आपका उनको ला करके देते। बिल्कुल, तो आपको लोग मुबारकबाद देते कि आप एक गरीब आदमी को टिकट देते हैं। लेकिन बात चौक चौराहे पे जब आप सुनते होंगे तो लोग कहता है 2-2 करोड़ में, जो सुनते हैं भाई 2-2 करोड़ में, चूंकि हम तो अपने से देखे नहीं, 2-2 करोड़ में टिकट डील होता है, लोग कहते हैं। तो इस पार्टी में हम लोग का जुड़ने का हमारी वो हैसियत नहीं है कि हम 2 करोड़ रुपए दे करके टिकट ले। मास्टर मुजाहिद को लेकर के राजद भी और एमआईएम भी दोनों की तरफ से पैरवी की जा रही है और दोनों ही इस बात को मानते हैं कि अगर मास्टर मुजाहिद हमारे पाले में आएंगे तो दूसरी सीटों पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मुजाहिद साहब से आपका एक व्यक्तिगत रिलेशन रहा है, जी जी, तो एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक चाहने वाले होने के नाते आपका क्या सुझाव है मास्टर मुजाहिद की? मैं देखिए, मैं वो हवाई बात नहीं करता हूँ। पिछले लोकसभा में बहादुरगंज में एआईएम नंबर 1 पे है, विधानसभा में नंबर 1 पे है, कोचादावन पे नंबर 1 में है, विधानसभा लोकसभा। मैं उसको कैसे खारिज कर सकता हूँ? मेरा खारिज करने से कैसे हो जाएगा खारिज? खारिज नहीं, उसके पास एक वोट बैंक है। समझना चाहूंगा सर कि आज मैक्सिमम लोग जो कद्दावर लोग हैं, चाहे मास्टर मुजाहिद साहब हों या दीगर जिम्मेदार हों जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा, एहतशाम अंजुम साहब आज भी बने हुए हैं। मैं जदयू में इसलिए बना हुआ हूँ, मैं 2010 से जदयू के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब बहादुरगंज से जदयू लड़ी थी 2010 में, प्रोफेसर मसवीर साहब उम्मीदवार थे, उनके साथ ही पार्टी में जुड़ा था और आज तक जुड़ा हुआ हूं। और मुजाहिद साहब को पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा, हाँ, छोड़ दिए। उनको चुनाव लड़ना है, उनको शायद लग रहा है कि कोचादावन में एनडीए से चुनाव लड़ना मुश्किल काम है और पूरे बिहार में चुके सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम वोट किसी विधानसभा में है तो कोचादावन विधानसभा में है। तो मुझे लगता है कि यही कारण रहा होगा मुजाहिद साहब को छोड़ने का, और बहुत भारी मन से वो पार्टी को छोड़े हैं। जब मैंने पता किया पटना में, तो मुख्यमंत्री से जब किसी मंत्री को मिलना होता है तो इतना जल्दी वक्त नहीं मिलता है, किसी विधायक को मिलना होता है तो इतना जल्दी वक्त नहीं मिलता है। लेकिन मुजाहिद साहब जब चाहते थे, जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलते थे और किशनगंज सहित सीमांचल या किशनगंज लोकसभा कह लीजिए, उनके समस्या से अवगत कराते थे, मसाइल को हल करते थे। तो मुजाहिद साहब को, लेकिन वक्त संशोधन कानून के तहत जो चीजें हम सब ने देखा कि किस तरीके से वो ट्रोल किए गए, किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, और किस तरीके से जो है गली गली मोहल्ले में जाकर के उनके खिलाफ जो है दुष्प्रचार किया गया। हालांकि वो लोग अब घरों में दुबके हुए हैं, कोई कुछ कह नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है अगर चौतरफा दबाव के बाद तो मुजाहिद साहब मजबूर हो गए। बिल्कुल, जो उसको ट्रोल कर रहे थे, मैं समझता हूं कि 90% लोग विरोधी दल के थे, हमारे विरोधी दल के, जिसको लग रहा था कि इसको किसी तरह से जदयू से दूर कराया जाए, क्योंकि ये किशनगंज के चारों विधायक पर अकेले वो भारी पड़ते थे। और मैं सोचता हूं कि जो लोग उनसे इस्तीफा मांगे थे, उन्हीं लोगों के लिए अब मुजाहिद साहब गले का फांस बन गया है। मैंने मंसूबा फेल हो गया उनका मंसूबा भी फेल हो गया। उसको लग रहा था कि ये नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुजाहिद साहब छोड़ दिए। अब तो उसको कहीं जाना है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब कोचादावन से वो निर्दलीय भी आएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। एक बात आपने कही कि मास्टर मुजाहिद को जदयू नहीं छोड़ना था, लेकिन आपके ताल्लुक से भी कुछ बातें आ रही हैं। गाहे बगाहे लोग कहते हैं कि एहतशाम अंजुम जो है जिला अध्यक्ष बनने की फिराक में है, आपकी चाहत है और पार्टी से पैरवी भी कर रहे हैं आप। जी, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी, अपने किशनगंज के जो हमारे सीनियर नेता हैं, जैसे बुलंद अख्तर हाशमी साहब है, फिरोज अंजुम साहब हैं, और जितने लोग हैं, बड़े भाई प्रहलाद सरकार जी है, हमारे संगठन प्रभारी जिला के जो पवन मिश्रा जी हैं, चारों विधानसभा प्रभारी हैं, सबको मैंने कह दिया है कि मैं बहादुरगंज से चुनाव लड़ूंगा। इसलिए मुझे जिला अध्यक्ष बनने का कोई मतलब नहीं होता है। यकीनन आप समझते हो कि लोग तो कहते हैं कि मुजाहिद साहब का जाने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मुजाहिद साहब का पार्टी छोड़ने से जो क्षति हुई है वो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन हम युवा हैं, नौजवान हैं, जितना नुकसान हुआ है उससे दुगना ज्यादा ताकत के साथ उस नुकसान को ही भरपाई नहीं करेंगे, बल्कि उससे ज्यादा पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे। एहतशाम अंजुम और मास्टर मुजाहिद के बारे में जब जिक्र होता है, चर्चा होती है, तो कहा जाता है कि ये दोनों जो है दूसरे के पूरक हैं, एक के बगैर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। जी। और बहुत दफा आपने भी मीडिया के सामने कहा है और हमारे सामने भी आपने इस बात को इकरार किया है कि मुजाहिद साहब के लिए आप बहुत कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन क्या वजह रही कि जब आज मास्टर मुजाहिद ने अगर दामन छोड़ दिया तो अपने स्वार्थ के लिए अभी भी बने हुए हैं आप? नहीं, स्वार्थ का यहाँ तक कोई मामला नहीं है, और ना ही मुजाहिद साहब हम पर, या मैं सोचता हूँ कि पार्टी के किसी आदमी पर, एक भी आदमी पर यह दबाव नहीं बनाए कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। मेरी बात हुई मुजाहिद साहब से। मैं जिस दिन मुजाहिद साहब रिजाइन किए,
मेरे ख्याल से 21 अप्रैल होगा शायद, या ऐसे ही 20-21 अप्रैल। ठीक है। तो रिजाइन के दिन मैंने लास्ट टाइम में 3:30-4 बजे उनके डेरा में पहुंच करके मैंने कहा कि सर एक बार थोड़ा देख लीजिए, पार्टी में रह करके जो आप कर सकते हैं वो मुझे नहीं लगता है कि बाहर जाकर के लोगों को सर आपसे पार्टी में रहने से बहुत फायदा है, आप एक बार और देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। तो बोले कि बहुत लोगों को मैंने कह दिया है शाम साहब, अब मेरा यहाँ रहना नहीं तो लोग कहेंगे कि बहुत। तो लास्ट टाइम में वो बहुत मतलब कहिए कि भारी मन से पार्टी को मायूस होकर। अच्छा, एक बात और जाननी है श्याम भाई कि मास्टर मुजाहिद के इस्तीफे के बाद आप ही के पार्टी के कुछ लोग जो कल तलक जिनकी जबान नहीं खोलते थे, उन्होंने बहुत कुछ कहा मुजाहिद साहब को लेकर के, कहा कि मुजाहिद साहब के नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक कद्दावर लीडर के लिए इस तरह की बातें कहना, जिन्होंने भी कहा नहीं खाना चाहिए था। और जब पार्टी का, वो तो खैर लोकसभा के उम्मीदवार थे, 3.5 लाख वोट लेके आए एनडीए से, क्षति तो हुई है, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे पार्टी से एक जो काफी दिन से अगर हो और एक अदना सा कार्यकर्ता भी छोड़े तो उसको भी मैं अपना नुकसान समझता हूँ। और मैं चाहूंगा कि मास्टर मुजाहिद साहब पार्टी छोड़ दिए हैं और अभी किसी पार्टी में गए भी नहीं है, और अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मैं कहूँगा उन्हें एक बार उनको विचार करना चाहिए, और हम लोग फिर जदयू में उसको लाने के लिए उनका स्वागत करेंगे। जदयू में आ जाए तो जदयू फिर बहुत तेजी से मजबूत होकर के उभरेगी। अच्छा, जो लोग मुजाहिद साहब के जरिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो बगावत करते थे, मुखालिफत करते थे, उन लोगों को वो लोग नजर नहीं आ रहे आज, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ मास्टर मुजाहिद का ही विरोध करना था? मास्टर मुजाहिद साहब इस बात को शायद समझ नहीं पाए और इतना ना ट्रोल किए, वो बेचारा मजबूर होकर के वो पार्टी को छोड़ा। मैं क्या कहा कि बहुत भारी मन से वो किसी भी हाल में पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते थे। किशनगंज जिला 70% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आप अमोर का क्षेत्र देख लीजिए, बायसी का क्षेत्र देख लीजिए, सब मिला जो जोकी वाला क्षेत्र, यानी सीमांचल से लगभग मुजाहिद साहब को ट्रोल किया जा रहा था। सभी लोग सोशल मीडिया से लेकर के जगह जगह, उसको शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और पार्टी को लास्ट में। अच्छा, एक बात आपने कही, आपने कहा कि आपको जिला अध्यक्ष नहीं बनना है बल्कि आपको चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव लड़ना है। जिस बहादुरगंज विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे, जाहिर है यहाँ पर जबरदस्त चुनाव होना है इस बार, क्योंकि 4 बार के विधायक तौसीफ साहब, उन्होंने मजलिस का दामन थाम लिया है। और अंजार नईमी साहब का दावा है, उनके लोगों का दावा है कि उनके सर्वे के हिसाब से इस वक्त वो टॉप पर है। तो तौसीफ साहब का इमाम में चले जाना और अंजार नईमी साहब के दावे को आप किस तरीके से देखते हैं? कितना जो अपने आप को कहाँ पाते हैं? 3 बार 4 बार के विधायक रहे हैं, उनका भी वोट बैंक है और ये आईएम का भी अपना वोट बैंक है, तो मजबूत तो है ही। और अंजार साहब जो विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं, तो उनको जब तौसीफ साहब को लोग हटाए थे तो उनके 15 साल का निकम्मापन को देखते हुए हटाए थे। एंटी इनकम्बेंसी भी थी, जो मेरे ख्याल से अंजार साहब के साथ इतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो मुकाबला तो तय है, दोनों में जबरदस्त मुकाबला है। और तो दोनों के मुकाबले के बीच एहतशाम साहब अपने आप को कैसे फिट करेंगे? मैं दोनों के मुकाबले के बीच में फिट नहीं करना चाहता हूँ। और इसमें आगे हैं? और लोग मुझे जब कहते हैं इस बात को कि दोनों के लड़ाई में आप 20 से निकल जाइएगा, मैं 20 से भी निकलना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। लोग आज जात पात, जाति, धर्म, पार्टी, बीजेपी का भय दिखा करके, डर दिखा करके जो लोगों को गुमराह किया, और आज लगातार 20 साल से बहादुरगंज की सीट ये किशनगंज का चारों सीट हमेशा विपक्ष में रहा। एक मुजाहिद साहब को मान लीजिए जो जदयू में रह करके जितना काम कोचाधामन में किए, कोचाधामन के तुलना में और विधानसभा को आप देख लीजिए उतना काम नहीं हुआ होगा। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा, यही चाहूंगा कि आप लोग बीजेपी को रोकने के लिए या और पार्टी का भय दिखा करके जाति पाति से उठ करके विकास के नाम पर वोट कीजिए। न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ जो तरक्की। और हर मुसलमान यही कहता है कि नीतीश जी से बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। बात समझ में नहीं आई। वक्त संशोधन कानून का आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया और पूरे सीमांचल के लोगों ने उसकी मुखालिफत की। अब मैक्सिमम लोग जो है मजबूर होकर पार्टी छोड़ दिए। ये बात आज भी आप पार्टी में बने रहेंगे, कैसे उम्मीद करते हैं? निहाल भाई, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमारे साथ वही हुआ। 100 क्विंटल दूध पर एक नींबू, एक नींबू। बहुत सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया, सबके लिए किया। आप अल्पसंख्यक स्कूल देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, आपका अर्राबाड़ी में कृषि महाविद्यालय देख लीजिए, बहुत काम किया। लेकिन ये वक्फ बिल को लेकर के जो विरोधी दल द्वारा, तो वक्फ बिल में 3 बिंदुओं पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपत्ति अपना दर्ज किया था, जिसमें जो गैर मुस्लिम थे दो मेंबर, उनका नहीं होना, जिस कब्रिस्तान, यतीम खाना, खानका जिसका जमीन ना उसको सही कर देना, ठीक उसी चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति दर्ज की है। तो ये नीतीश कुमार जी पहले ही इस पर आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। कुछ चीजों में जैसे अमित शाह जी द्वारा पार्लियामेंट में बोल देना कि आपने भी सुना होगा कि गैर मुस्लिम का कोई प्रावधान नहीं है, उसके बावजूद है तो ये गलत है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा कोई चीज नहीं है। उससे पहले नीतीश कुमार जी अपने इन तीनों चीज पर अपना रुख जाहिर कर चुके हैं, अपना कड़ा रुख बता चुके हैं पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा
लेकिन जिस एनडीए के भरोसे आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं और चुनाव जीतने की आप जो है लालसा रखते हैं, समझना चाहेंगे कि जब भाजपा शाहनवाज साहब को उम्मीदवार बनाती है तो एक तबका ऐसा होता है जिन्हें शाहनवाज साहब के नाम की बुनियाद पर उन्हें वोट नहीं करती है। इस मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में जब आप जदयू के उम्मीदवार के तौर पर, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको वोट करने से पहले मुसलमान तो सोचेंगे, लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि जो दूसरी कम्युनिटी है वो आपको वोट करेगी क्योंकि मुसलमान है आप? बिल्कुल करेंगे। दूसरे को देखिए, वो दूसरे कम्युनिटी जिसको आप कह रहे हैं वो उस नेता का, जो नेता क्या कोई 1 साल 2 साल में है, मेरा 40 साल प्लस का उम्र है, पूरा दिन वो देखेंगे कि इसका कैसा बाजार में कैसा रहा, मेरा हिंदू भाइयों के साथ क्या ताल्लुकात है, मेरे अपने लोगों के साथ क्या ताल्लुकात है, उस आधार पर वोट करता है। लेकिन एनडीए की जो मजबूत कड़ी भाजपा है और भाजपा की सियासत है कि मुसलमानों को साइड करके अपनी पॉलिटिक्स करना। नहीं ऐसा नहीं, मुसलमान को अभी उम्मीदवार नहीं बनाते। नहीं, तो आप लोग पत्रकार लोग उम्मीदवार बनाती है, भाजपा जदयू के उम्मीदवार है, एनडीए के उम्मीदवार है, लेकिन एनडीए के है ना। हाँ, तो आप बता देते हैं, आपको उस पर दूसरी जगह पर आ जाइए। अभी लोकसभा में देख लीजिए, हमने 54,000 वोट मिला है बादरोज विधानसभा में, और महागठबंधन हमारे बाद है, वो 49,000 वोट लेकर के हमसे पीछे है, तीसरे पायदान पर है। आप कैसे कहते हैं कि वोट नहीं करता है? बड़े तादाद में वोट करता है, 54,000 वोट मिला है। आप कहते हैं यहाँ का एक एक हिंदू पार्टी के नाम पर वोट करता है, और सिर्फ अगर कोई उम्मीदवार सही हो गया जो अपना मुस्लिम वोट कुछ ले ले, और जो नीतीश जी का काम किया है, चाहे वो मदरसा के लिए हो, माइनॉरिटीज के लिए हो, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, मुझे काम बताना पड़ेगा। इस बात को हम लोगों के सामने नहीं रख पाते। अगर काम की बुनियाद पर ही लोग वोट करते तो फिर मुजाहिद साहब को पार्टी चुनने की जरूरत क्या थी? वो भी बता देते हैं। हर पार्टी का एक वोट बैंक होता है जी, जो शायद कोचाधावन में एनडीए का जो वोट बैंक है वो मात्र 18% है, और वो वोट बैंक मेरे यहाँ 33% है। अच्छा, इसलिए पॉजिटिविटी ज्यादा है। 18 और 33% में कितना फासला है? जस्ट डबल का फर्क तो है ही, डबल से थोड़ा कम है। तो ये एक आधार भी है। और बहादुरगढ़ के लास्ट टाइम में जो चुनाव लड़ी थी 2010 में, मात्र 2700 वोट से हम यह चुनाव हारे हैं। और वो 2700 वोट से चुनाव हारने का कारण यह था कि उस समय प्रोफेसर मसवीर साहब चुनाव लड़ रहे थे जदयू से, और हमारे ही पार्टी के एनडीए के जो 2020 के उम्मीदवार थे लखनलाल पंडित जी वीआईपी से, उनको ये कहीं मनाने में या गुड फेथ में लेने से कहीं वो कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से वो चुनाव लड़ लिए और 10,000 वोट चलिए एक मुश्त ले ली। अब जरा बिहार की चुनाव से, बिहार की पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं देश की बात करते हैं। आपने देखा पिछले दिनों देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की जो तस्बीह है वो कहीं ना कहीं ये कहा कि भाई मुसलमान पंचर बनाते हैं आज की डेट में, है ना। लेकिन आज जब देश पर विपदा आई, आपदा आई, और देश के लिए भारत के जवानों की तरफ से जो स्ट्राइक किया गया, पाकिस्तान के 9 स्थानों पर जो स्ट्राइक किया गया, और जो उसकी कमांडर थी, कर्नल थी एक सोफिया कुरैशी, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक चैलेंज है, एक मैसेज है देश के लिए। क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज मुसलमान गद्दार कहते हैं। उस बेटी की हिम्मत को हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, और ये इतिहास गवाह है, जब देश की बारी आती है तो मुसलमान कभी पीछे नहीं रहा है। अब मोदी जी किस संदर्भ में कहे होंगे, अगर वो कोई गलत सेंस से कहेंगे तो उसका जवाब है सोफिया कुरैशी जी। असर पड़ता है ना, एक बड़ा लीडर इस तरह की बात कह रहा हूं कि उसका जवाब है सोफिया कुरैशी जी। बल्कि नेगेटिव बात नहीं करके उनको कहना था कि मुसलमान मिसाइल मैन भी है कलाम साहब। तो मैं इन बातों पर अब वो प्रधानमंत्री देश के कई हिस्सों में देखा हमने कि उस बयान के बाद, या फिर जो पहलगाम में हादसा हुआ है उस घटना के बाद देश के मुसलमानों को जो है टारगेट किया गया, कई जगह जो कुल्हाड़ी से मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है, नेताओं के बयान का असर तो दिखता है। नहीं, असर तो पड़ता ही है, और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। और हर हमेशा आप देखे होंगे नीतीश जी विकास की बात करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। कहीं ना कहीं ये वक्फ बिल को लेकर के जो नीतीश जी का फैसला था, तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। चलिए, तो इस समय जिस तरीके से प्रशांत किशोर का दावा है कि नीतीश कुमार जो है साहब तकरीबन पॉलिटिकली डेड कर चुके हैं, और कोई अगर उनका नेता उनसे मिलने जाता है तो वो अगले क्षण में भूल जाते हैं कि उनसे कौन मिलने के लिए आया है। तो यानी उनकी कहीं ना कहीं सेहत पर वो सवाल खड़ा करते हैं, और उनको लगता है कि आने वाले चुनाव में वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देख रहे हैं। उनके दावों में कितनी सच्चाई देखते हैं आप? क्या है आपकी तरफ? ये बात तो 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होगा, 20 साल से, और मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार जी रहते हैं। और 2025 फिर से नीतीश, अच्छा 2025 से 30 फिर से नीतीश। इसमें कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, किस मंशा से बोलते हैं। नीतीश की हम बात करते हैं और हम सीमांचल की सियासत की बात करते हैं। तो सीमांचल के लिए, सीमांचल में एनडीए के लिए जो है ज्यादा जो है मजबूत कड़ी कौन सी है? यानी आपके लिए चैलेंजिंग कौन है? एमआईएम को चैलेंजिंग मानते हैं, प्रशांत को मानते हैं, या फिर आरजेडी को? किसको मानते हैं? हम किसी को चैलेंजिंग नहीं मानते हैं, सबका अपना अपना वोट बैंक है जी। पिछले बार एमआईएम चुनाव जीत गई थी, उससे पहले कांग्रेस जीतता था, तो हम किसको माने? तो वही लोग अपने बीच में वो लोग चैलेंज करे
कि कौन चैलेंजिंग बनेगा, और कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात पिछले चुनाव में एमआईएम की हुजूम थी यहाँ पर और एमआईएम को लोगों ने भर भर कर वोट किया, लेकिन इस बार कैंडिडेट बदल गया है और जो कैंडिडेट है वो बहुत मजबूत है, पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, तो वोटों की संख्या बढ़ेगी घटेगी? नहीं, इससे काफी नुकसान होगा। अच्छा, चूंकि इलाके में एक मैसेज गया है कि जो 17 साल का जो निकम्मापन था, या 15 साल का, ये 17 साल तो नहीं, 15 साल का निकम्मापन, उसी के अगेंस्ट में वोट मिला था मीम को और उसी को उम्मीदवार बना दिया। तो उस पार्टी का तो मैं सोचता हूं कि भाई उस पर बोलना, उसका तो एक गालीबाज गैंग है, बात तरीके से अगर रखे तो बात कहीं पर भी बुला लीजिए, डिबेट करवा लीजिए, हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन सोशल मीडिया में वो आकर के अनाप शनाप इधर उधर, तो मैं उस बातों को नहीं। अवैसी साहब बहुत बड़े लीडर है, बैरिस्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि अवैसी साहब का हिसाब का कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है। बैरिस्टर साहब को इस तरह का कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था। आप आज अगर एहतसाम आपसे टिकट नहीं मांगता है, आपको अपना ही पार्टी का किसी मासूम को देते, बहुत दिन से आपके साथ रहा है। नहीं दिए, लोहागरा तौसीफ साहब को दे देते। नहीं दिए, एक इंजीनियर साहब कोई टिकट ओसी साहब कर रहे थे तो उसी को दे देते। उस सबको भी नहीं देते तो प्रोफेसर मसोवीर साहब पिछले बार आपका, उनको ला करके देते। बिल्कुल, तो आपको लोग मुबारकबाद देते कि आप एक गरीब आदमी को टिकट देते हैं। लेकिन बात चौक चौराहे पे जब आप सुनते होंगे तो लोग कहता है 2-2 करोड़ में, जो सुनते हैं भाई 2-2 करोड़ में, चूंकि हम तो अपने से देखे नहीं, 2-2 करोड़ में टिकट डील होता है, लोग कहते हैं। तो इस पार्टी में हम लोग का जुड़ने का हमारी वो हैसियत नहीं है कि हम 2 करोड़ रुपए दे करके टिकट ले, और फिर तो जिसके पास पैसा है वो टिकट का दावेदारी किया वहां पर अपना, और अनाउंस भी करवा लिया सबसे पहले। मतलब एक दिन पहले ज्वाइनिंग, दूसरे दिन अनाउंसमेंट। अब क्यों नहीं ठाकुरगंज में अनाउंसमेंट किए? वहां आपके लिए हसनैन साहब इतना रात दिन एक कर रहे हैं, किशनगंज संघर्ष, असर मुफ्ती असर साहब रात दिन एक कर रहे हैं, किशनगंज में आपने नहीं किया, खुशादमन में आपने नहीं किया, अमोर बैसा में आपने नहीं किया, यहाँ तक कि आपने जोकी में नहीं किया। आपके लिए काम कर रहे हैं। आपने एक रंजीत राणा को वहां जाकर कर दिया जिससे कोई मतलब नहीं है, और एक आपने यहाँ पर आपका पार्टी ज्वाइनिंग करता है 4 दिन पहले और उसका आकर के आप नाम भी अनाउंस कर देता। और ऐसा भी नहीं कि वो कैंडिडेट पिछले बार मुकाबला में भी रहा हो। अंजार साहब से 50,000 वोट, 55,000 वोट पीछे रहा है। 85,000 वोट लाए थे अंजार साहब और 30,000 वोट लाए थे तौसीफ साहब। ये नहीं कि 2-4, 5-10 हजार का मुकाबला आप उसको दे दिए। क्यों दिए, क्या मजबूरी रही है, तो ये वाले बताएंगे भाई। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल मुजाहिद साहब से जुड़ा है। मास्टर मुजाहिद को लेकर के राजद भी और एमआईएम भी दोनों की तरफ से पैरवी की जा रही है, और दोनों ही इस बात को मानते हैं कि अगर मास्टर मुजाहिद हमारे पाले में आएंगे तो दूसरी सीटों पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मुजाहिद साहब से आपका एक व्यक्तिगत रिलेशन रहा है, जी जी, तो एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक चाहने वाले होने के नाते, आपका क्या सुझाव है मास्टर मुजाहिद के लिए? नहीं, वो हमारे बहुत सीनियर हैं और हम उनके बहुत अजीज हैं। वही पार्टी में जहां पर हमको लेके आए, वही हमको जदयू में इतनी मजबूती दी है, तो कहाँ जाएंगे इसके बारे में? कहाँ देखना चाहते हैं आप? कहाँ देखना? उसको अच्छे पार्टी में जाना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, मुझे तो एक चीज लगा, मैं जब अख्तर साहब उसको वो जो वक्फ वाला बिल को लेकर के जो लहरा चौक पे जो प्रोग्राम था, तो उसमें जो अख्तर साहब का तकरीर करने का अंदाज था, मेरा कोई भाई कीचड़ में लपटा हुआ हो तो क्या मुजाहिद साहब कीचड़ में लपटे हुए थे? तो इस तरह का बयानबाजी से तो मुझे नहीं लगता है कि मुजाहिद साहब को उस तरह का फैसला लेना चाहिए वहां जाने के लिए। कीचड़ में लपटा हुआ, क्या जदयू में थे तो जदयू में रह करके जितना काम इलाके में कर दिए, और उसको बोलता है कीचड़ में लपटा हुआ। तो आप भी उस कीचड़ में पहले लपटे हुए थे, आप उस पार्टी का टिकट लिए थे। नहीं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। हाँ, नहीं, मैं इतने दिन में समझ गया, वही बात लग गया जी। लेकिन वो आदमी, मैं जानता हूं, आपने बार बार इस बात को कहा, एनडीए से चुनाव लड़ना, एनडीए से चुनाव लड़ना इस क्षेत्र के लिए बहुत मुश्किल काम है निहाल भाई जी। उसके बाद भी अगर मैं एनडीए में हूं तो जरूर मैं अपने लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए, आज अगर सरकार से कोई बात रखनी होगी तो कौन रखेगा? विपक्ष जब बात रखेगा तो वो कहेगा तो विपक्षी है। जब सरकार का आदमी हम कहेंगे कि इस वक्फ अमेंडमेंट पे, अब वो तो वक्फ एक्ट है, तो ये 2-3 बिंदु पर मुझे कड़ा एतराज है। कोई मंदिर की कमेटी होगी, उसमें मुसलमान को क्या रखेगा भाई? आपके एतराज से क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप एतराज करेंगे तो फायदा क्या होगा? नहीं, उसमें एक बात ये होगी कि हमारी पार्टी के लोग भी इसमें एतराज कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम ही है विपक्ष का रोल करना, और ये वक्फ बिल लेकर के जितना इसको ये कीजिएगा उतना जितनी बड़ी पार्टी है उसको इतना फायदा होने जा रहा है। अंजार नईमी साहब ने कहा कि खुले दिल से आपका स्वागत है, मुजाहिद साहब को राजद में आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जदयू में दोबारा आ जाए, हम खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं मुजाहिद। आपने एमआईएम को सिरे से खारिज कर दिया है। नहीं, मैं खारिज नहीं किया, जदयू वो छोड़ा नहीं, मैं जदयू, मैं एमआईएम को भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। मैं देखिए, मैं वो हवाई बात नहीं करता हूँ। पिछले लोकसभा में बहादुरगंज में एआईएम नंबर 1 पे है, विधानसभा में नंबर 1 पे है, कोचादाबर पे नंबर 1 में है विधानसभा लोकसभा। मैं उसको कैसे खारिज कर सकता हूँ? मेरा खारिज करने से कैसे हो जाएगा खारिज? खारिज नहीं, उसके पास एक वोट बैंक है। लेकिन ये फायदा नुकसान, जहां तक मुजाहिद साहब जब छोड़ के गए तो उसको इलेक्शन जीतने के लिए गए, और हमारे बहुत सीनियर हैं, 2 बार के विधायक हैं, तो ये तो उनको तय करना है कि वो कहां जाएंगे। अब हम उनके पार्टी में भी नहीं है अलग, लेकिन हमको अगर पूछेगा तो हम तो कहेंगे कि मुजाहिद साहब चले गए, वो दोबारा हमारी पार्टी में आ जाए, हम
खुले दिल से उनका स्वागत करने के लिए फिर तैयार है। चलिए, उससे भारी नुकसान हुआ है इलाके को मुजाहिद साहब का जाने से, और जदयू को भी नुकसान हुआ है। जदयू को भी नुकसान हुआ है, लेकिन उसका हम भरपाई करेंगे और जस्ट डबल भरपाई करेंगे, चलिए, पूरे ऊर्जा के साथ भरपाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एहतसाम अंजुम साहब, हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दे रहे थे और इन्होंने कहा कि मुजाहिद साहब अपने भविष्य का जो है फैसला बेहतर करते हैं और कर सकते हैं, सक्षम है। बहरहाल इस वीडियो को आप जहां से भी देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाने से पहले अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइए और ये जरूर बता जाइए कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब को किस राजनीतिक दल का दामन थामना चाहिए। अल्लाह हाफिज।